नमस्कार। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, किसी भी ऐसी लड़की से शादी मत करना जिसे खाना नहीं बनाना आता। बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पहला प्रॉब्लम कि खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, या ज़िंदगी भर बाई रखनी पड़ेगी खाना बनाने वाली, तो खर्चा तुम्हारा डबल रहेगा या तुम घिसोगे। अब ये बात हमारे भक्तगणों पर लागू होती है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। एक और कहावत है कि बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये माननीय श्री मोदी जी की मुट्ठी खुल गई है। आपको अब पता चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। वो इंटरव्यू देने से क्यों घबराते हैं? Allow to rest. Portable water. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। और बीच में उठकर क्यों चले जाते हैं? Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots, Gujarat Chief Minister Narendra Modi abruptly ends an interview with CNN IBN's Karan Thapar on Devil's Advocate when asked if he regretted. जैसे ही अनकंफर्टेबल प्रश्न आते हैं तो वो घबरा कर या तो माइक रख देते हैं या फिर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, या पहले से बोलते हैं कि पहले से मुझे प्रश्न भेजो, उनके उत्तर तैयार करके जाते हैं। प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू होता है आपको उनको सवाल पहले देने पड़ते थे या नहीं? प्रोटोकॉल ऐसा करते थे, लेकिन पिछले 10 साल थे उन्होंने कोई इंटरव्यू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ये सब जानते हैं। अब ये पहली बार है 2024 के कैंपेन में कि उन्होंने 1, 2, 20, 30 नहीं 61 इंटरव्यू दे डाले। ऐसे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं जो उनके खुद के अपने घर के न्यूज़ पता नहीं क्या नाम था, उनके लोगों को बुलाकर दे डाले और नई नई बातें हमें पता चली। प्रश्न वही थे कि मोदी जी आखिर आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? तो पहली बार उन्होंने बताया कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो वहाँ से उतरे हुए हैं। ताकत कहाँ से आती है? मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है। इसी बात को उन्होंने दूसरे इंटरव्यू में दोहराया कि जब तक माँ जिंदा थी तो उन्हें लगता था कि वो ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन अब उन्हें लगने लग गया है कि वो ऊपर से भेजे गए हैं और भगवान, ईश्वर, देवी शक्ति उनसे जो कराना चाहती है वो कर रहे हैं, और नेचुरली सब कुछ देश के लिए ही करते हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। फिर हमें पता चला कि उन्हें पता नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है। वो एटनबरो की फिल्म के बाद उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी कौन है, और सारे विश्व को पता चला कि महात्मा गांधी कौन है। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे।
पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है। अब आप समझ सकते हैं कि जिन महात्मा गांधी के नाम पर पूरे देश में सड़कें हैं, रोड हैं, ब्रिज हैं और विदेशों में उनकी मूर्तियां लगी हैं, टाइम मैगजीन के कवर पर 1930 में आ गए थे, और मतलब आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन चलिए उन्हें पता चला और उन्होंने दुनिया को बताया कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। फिर हमें ये पता चला कि वो कितने वजनदार तरीके से किसी बात को झुठला सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम कभी किया ही नहीं, करते ही नहीं वो इस तरह से, उन्हें कोई अधिकार नहीं रहेगा अगर वो इस तरह की बातें करेंगे, पब्लिक लाइफ में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहेगा अगर वो हिंदू मुस्लिम बातें करेंगे। तो मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। हिंदू बजट जितने मुसलमान हैं, मुस्लिम बजट हिंदू विरोधी है। मुसलमानों, सिर्फ मुसलमानों, मुस्लिम, हिंदू के लिए इतना, मुसलमान के लिए इतना। फिर उन्होंने बताया कि करप्शन, भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए। इतनी खराब चीज़ है करप्शन कि जो लोग करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं और ये सारे जितने लोग हैं, उनको लोग कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं। बताइए कितनी खराब चीज़ है। ये सब विपक्षी लोग इस तरह के काम करते हैं, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं ऐसे लोगों से। तो ये सब बातें इंटरव्यू से निकल के आई, जबकि उनसे लोग पूछ नहीं रहे थे। इन प्रश्नों पर, कठिन प्रश्नों पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सिर्फ एक प्रश्न छूट गया कि आप आम कैसे खाते हैं या बटुआ कहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अदरवाइज सब वही प्रश्न थे जो घुमा फिरा कर। लेकिन इस बार उन्होंने, क्योंकि 60 इंटरव्यू थे, तो जो रियल मोदी जी हैं वो सामने आए। अब आपने देखा होगा कि 2019 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जब 2019 में जीते थे भाजपा, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाजपा ऑफिस में, जिसमें कि अमित शाह जी और मोदी जी और सब मौजूद थे। वहाँ पर मोदी जी ने कोई आंसर नहीं दिए, ज़्यादातर आंसर पूरे करीब करीब अमित शाह जी ने दिए, जिनको की आदत है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की और प्रेस को फेस करने की और विभिन्न जगहों पर। उनके खैर जो मन में आता है वो बोल देते हैं, तो वो उनको आदत है। और ना उनसे कोई, जिस तरह के प्रश्न आप देखते हैं कि ऑपोजिशन से पूछे जाते हैं, ऐसे कोई प्रश्न पूछता ही नहीं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में क्या अर्ज है। हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। लेकिन मोदी जी वो भी नहीं लेते थे। एक और भेद खुल गया इन सब 60-70 प्रेस इंटरव्यूज से, कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इंटरव्यू थे। इनसे एक भेद खुल गया कि कैमरा का प्रेम क्या है। कैमरे से क्या वीडियो पता नहीं चलता, आप पोज बनाते रहो, तरह तरह के कपड़े और तरह तरह के हेड गियर लगा के, पगड़ियाँ लगा के आप पोज बनाते रहो और जनता पे वो उछाल दिया जाता है वो पोज आपका। आप आर्मी के इंस्पेक्शन पे गए तो आर्मी के कपड़े पहन लिए, लामा से मिलने गए तो लामा बन गए, गुजरातियों से मिलने गए बस्तर गए, ये वो हर तरह के पोशाक वो पहन लेते थे। तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि पिक्चर का क्या संदेश है और वाणी का क्या संदेश है। अगर आप मुट्ठी खोल दोगे तो फिर पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या है, और लेकिन मुट्ठी बंद है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन करते रहिए कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। तो वो कैमरे प्रेम जो है उनका, वो अब समझ में आया कि वो इंटरव्यू ना देके कैमरे से अपने इमेज प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक चीज़ और आपको समझ आई होगी कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के क्यों वो ज़्यादा नहीं बोल पाते, और अगर कान में उनके नहीं लगा हो किसी का माइक्रोफोन, तो वो जो बातें कहना चाहते हैं
वो पूरी तरह से क्यों कन्वे नहीं कर पाते। जिस द एलिफेंट विस्परर डॉक्यूमेंट्री हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लॉस-अप ठीक से सुना रहा है, क्लॉस-अप ठीक से सुना रहा है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर बोलना थोड़ा आसान होता है, इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। और हाँ, मैंने जो बात कही थी कि उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जिसे खाना नहीं बनाना आता हो, ये बात भक्तों को समझ में आ गई होगी अब। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।